तो पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने के लिए हमें करना क्या होगा, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट पहले जानने के लिए अ, हमें कुछ बेसिक चीज़ जानना पड़ता है। तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट टर्म जो हमें जानना पड़ेगा ये चैप्टर पढ़ने के लिए वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये होता क्या है, डेफिनेशन कुछ ऐसा है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस placed in a magnetic field is the total number of magnetic lines of force crossing the surface normally। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है वो है नॉर्मली। क्यों? अब देखो, जब भी हम लोग बोर्ड्स में आंसर लिखते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे हम लोग कुछ कीवर्ड्स भूल जाए तो बेसिकली डेफिनेशन का कोई मीनिंग नहीं रहता। तो बहुत ध्यान रखना लिखते वक्त कि ये कीवर्ड्स आप भूल ना जाए, ठीक है। अगर आप कीवर्ड्स भूल जाते हो तो डेफिनेशन का मीनिंग ही पूरा चेंज हो जाता है और फिर कोई मीनिंग नहीं रहता और मार्क्स कटते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये डेफिनेशन का हर एक वर्ड एनालाइज करेंगे देखने के लिए कि इसका मतलब क्या है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। अब ये फाई क्या है, यहाँ पे क्या है, एक सरफेस है, एनी सरफेस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमारे पास यहाँ दो चीज़ है, एक है मैग्नेटिक फील्ड बी और एक है सरफेस। इस सरफेस का एरिया हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ए है, एरिया इक्वल्स टू ए। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, सरफेस है। मैग्नेटिक फील्ड सपोज हमारा ये डायरेक्शन में है, ठीक है। और हम लोगों ने हमारा सरफेस कुछ ऐसे प्लेस किया है। तो फिर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं एनी सरफेस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। ये जो हम लोगों ने ड्रॉ किया ये क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग पढ़े थे। तो ये हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। एक सरफेस का नॉर्मल क्या रहता है, सपोज मैंने सरफेस ऐसे प्लेस किया है थोड़ा टेढ़ा, तो फिर इसका नॉर्मल ऐसे रहेगा, ठीक है। और इजी होगा अगर मैं इसके साथ ड्रॉ करूँ। ये मेरा डिस्क है, तो ये पॉइंट से मेरा नॉर्मल ऐसा है। ये हमारा जो हॉराइजॉन्टल है उसके साथ एंगल एक थीटा कर रहा है, राइट। अगर मैंने मेरे प्लेट को ऐसे प्लेस किया है तो फिर इसका नॉर्मल क्या रहेगा, सीधा परपेंडिकुलर रहेगा। नॉर्मल कैसा रहेगा हमें तो पता ही है, सरफेस, राइट। इसका नॉर्मल क्या है, ये साइड में ही है। तो इस केस में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और नॉर्मल सेम डायरेक्शन में है, सरफेस का नॉर्मल। तो फिर कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, फाई कितना होगा। सपोज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बी है, तो फिर टोटल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू एरिया ए कितना होगा, बी इंटू ए, राइट। अब सपोज ये जो नॉर्मल एन है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर नहीं रहा तो फिर हम लोग कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सरफेस है, ये पॉइंट से मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया एन, ऐसे टेढ़ा रहेगा क्योंकि सरफेस भी टेढ़ा है। और सपोज मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसे ही है, ठीक है।
तो फिर बी ये रहेगा। अब हम लोग कह रहे हैं बी नॉर्मल के साथ एक एंगल थीटा कर रहा है, ठीक है। तो फिर नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा क्यों, ठीक है, हमें पता है कोई भी वेक्टर, ठीक है, सपोज ये वेक्टर मेरा कोई भी वेक्टर ए है, ठीक है। तो ये वेक्टर दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। तो फिर ये जो कंपोनेंट रहेगा ये क्या रहेगा, ए कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट रहेगा ये होगा ए साइन थीटा। ये कैसे है देखिए, सपोज ये लेंथ टोटल को हम लोग एल बोल रहे हैं, ठीक है। तो फिर अगर ये लेंथ एल है, हमें पता है कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ बेस क्या है, एल है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए है। तो फिर हमारा एल क्या है, ए कॉस थीटा, राइट। तो फिर हमारा एल क्या है, ए कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये रिलेशन से। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरा ये एल ए कॉस थीटा है, तो फिर सिमिलरली अगर ये मेरा बी है, देखिए जो भी एंगल थीटा के साथ लगा हुआ रहेगा जो कंपोनेंट, वो हमारा कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, और जो अपोजिट साइड में रहेगा साइन थीटा कंपोनेंट। तो बी के साथ एन थीटा में है, तो फिर ये क्या होगा, कॉस थीटा कंपोनेंट, ठीक है। जो थीटा के साथ एंगल रहेगा वो कॉस थीटा, जो थीटा के साथ नहीं रहेगा दूसरा वाला वो साइन थीटा होगा। जैसे हम याद रख सकते हैं। तो फिर ये केस में क्या होगा, मेरे अलोंग नॉर्मल क्या पास कर रहा है, बी कॉस थीटा। फिर मेरा फाई क्या होगा, बी की जगह हमारा बेसिकली बी कॉस थीटा हो जाएगा, और ए जैसे था वो ए ही रहेगा, ठीक है। तो फिर हमारा जब कोई भी अगर सरफेस हम लोग जो पहला केस किए थे बी ए, ठीक है, बी ए, तो फिर हम लोग देख सकते हैं ये और ये रिलेटेड है, क्योंकि जब नॉर्मल और बी एक डायरेक्शन में है तो फिर थीटा क्या होगा, जीरो, और कॉस थीटा कितना होता है, वन, राइट। तो फिर बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेसिकली बी ए हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए, क्योंकि बी ए कॉस थीटा क्या होगा, बी डॉट ए होगा वेक्टर फॉर्म में, राइट। और जब नॉर्मल हो जाएगा, मतलब जब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फिर बी और ए रहेगा। और अगर सपोज नॉर्मल ये डायरेक्शन में है और बी ये डायरेक्शन में है, ठीक है, तो फिर दोनों के बीच में थीटा क्या है, 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है, ज़ीरो। तो फिर ऐसे केस में मेरा फाई हो जाएगा ज़ीरो। मतलब सपोज मेरा जो प्लेट है वो कुछ ऐसे प्लेस किया हुआ है, नॉर्मल ऐसे है, और मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर बी और एन जो है वो 90 डिग्रीज में रहेगा। ये केस में क्या हम लोग देख सकते हैं, नॉर्मल के अलोंग कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे ऐसे पास कर रहे हैं, राइट। तो इस केस में मेरा फाई हो जाएगा जीरो। तो बेसिकली हम लोग हमारे फर्स्ट रिलेशन में आए हैं, वो है बी डॉट ए, ये है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो नेक्स्ट चीज जो हम लोग देखेंगे वो है, सपोज अभी हम लोग पूरा सरफेस नहीं ले रहे हैं, ठीक है, सरफेस का छोटा सा एरिया ले रहे हैं, छोटा सा एरिया। ये सरफेस का एरिया समझे डी ए है, ठीक है, और ये उसके अलोंग नॉर्मल है, और मेरा कोई रैंडम मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी। तो फिर ये केस में छोटा एरिया के लिए क्या होगा, ये ए बेसिकली डी ए के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो डी फाई। यहाँ पे छोटा एलिमेंटल एरिया का फाई ढूंढ रहा है,
ये डी फाई होगा। तो डी फाई क्या होगा, डी डॉट डी है। और अगर अभी हमें ये कोई भी आर्बिटरी सरफेस का फाई निकालना है तो बेसिकली हमें इंटीग्रेशन करना होगा। फाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी है। कौन हम लोग ये कैसे करना है, कब करना है, ये हम लोग सब थ्रू न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। और अगर कोई डाउट्स है आपको तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मतलब क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगी। और अगर आप लोग कमेंट्स करते रहे तो फिर आपका जो डाउट्स है वो मैं एक अलग वीडियो में हेल्प करूँगी, मतलब सॉल्व करने का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे एसआई यूनिट क्या है इसका। देखिए, फाई, फाई का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है। फाई हम लोग देखे थे बी ए कॉस थीटा है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हमें पता है टेस्ला। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और कॉस थीटा बेसिकली एक डायमेंशनल लेस यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो इसका कोई यूनिट नहीं है, यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फाई बेसिकली क्या है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग वेबर बोलते हैं, इसे डब्ल्यू बी के साथ डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो फिर वन वेबर क्या है, वन टेस्ला मतलब वन वेबर का डेफिनेशन है, वन वेबर एक फ्लक्स है जो प्रोड्यूस होता है जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक है, जिसका स्ट्रेंथ क्या है, वन टेस्ला, और जिसका एरिया क्या है, वन मीटर। और दोनों मतलब बेसिकली ये केस में एज हम लोग कॉस थीटा कंसिडरेशन में नहीं ले रहे, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड भी है और जो एरिया मीटर स्क्वायर है वो दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब एक परपेंडिकुलर मतलब सॉरी पैरेलल है, राइट, पैरेलल है। मतलब ये केस में सपोज ये मेरा कोई भी सरफेस है जिसका एरिया है वन मीटर स्क्वायर, और ये तो उसका नॉर्मल रहेगा, और यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड बी है। ये बी का स्ट्रेंथ कितना रहना चाहिए, वन टेस्ला। जब ये बी और नॉर्मल सेम डायरेक्शन में है, मतलब एरिया का नॉर्मल, और एरिया वन मीटर स्क्वायर है, तब हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो वन वेबर रहेगा, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग डील करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है, फेराडेस एक्सपेरिमेंट, और बाकी एक के बाद एक करते रहेंगे। आपके डाउट्स प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा।